हेलो दोस्त, वेलकम बैक। मेरा नाम राज है और आप टेकी पॉइंट देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इंडिया में कौन कौन से हैं और किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्हीं की मैंने एक लिस्ट बनाई है कैटेगरी वाइज, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इस तरह से। तो मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने पिछले 4 से 5 साल में, 1 से 2 साल में, या फिर कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, कितने परसेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है। उन सारे म्यूचुअल फंड का नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, जिससे आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम से टाइम मिलते रहे। उसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जिस पर क्लिक करके अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे पहले देखें कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इंडिया में कौन कौन से हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है आपके लिए, कितने परसेंट आपको रिटर्न दिया, ये कई सारी चीज़ों को, फैक्टर को ध्यान में रखने के बाद कर सकता है कि आपको कितना रिटर्न दिया है, आपने कितना रिस्क फैक्टर लिया है, असेट अंडर मैनेजमेंट उस म्यूचुअल फंड में कितना है, एक्सपेंस रेशियो क्या रहा है। ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। तो इतना सब कुछ डिटेल में एनालिसिस हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हमारा जो टारगेट है, हम वो वीडियो देखते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं। हल्की सी जानकारी दे दूं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या है कि आप एक सामूहिक निवेश योजना है जिसमें सारे जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। वहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट करता है और सारे इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट में रिटर्न जनरेट करके देता है, जिससे कि जो भी इन्वेस्टर ने अपने टारगेट फिक्स किए हों उनको वो पूरा कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले अब लिस्ट देखना स्टार्ट करते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप में देख लेते हैं कि लार्ज कैप के वो 3 म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। हालांकि लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जो सबसे स्टेबल कंपनियों में अपना पैसा निवेश करते हैं और ये एक स्टेबल रिटर्न देते हैं और इनमें रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। तो अगर हम बात करें पिछले कुछ समय की, पिछले 5 वर्षों में, तो एसबीआई ब्लू चिप ने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहाँ पे मैंने 15% लिखा है, लेकिन इसने 15% से भी ज़्यादा दिया है। लगभग 24% के लगभग इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगाया है जो 2014 से लेकर 2025 में दिखाता है एसबीआई ब्लू चिप ने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो जो 2014 में इसकी एनएवी लगभग 20 रुपये की लगभग थी, आज 2025 की बात करें तो ये 100 रुपीज़ भी क्रॉस कर गई है, यानी 5 गुना से ज़्यादा पैसा हो चुका है, इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे लार्ज कैप कंपनी में ही आईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसने 13-14% वार्षिक रिटर्न जनरेट करके दिया है। और एचडीएफसी टॉप 100 म्यूचुअल फंड, इसने स्टेबल एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है लॉन्ग टर्म में। अब ये मैंने जो पैराग्राफ, जो ग्राफ लगाया है, चार्ट लगाया, ये एसबीआई ब्लू चिप फंड का है। इसके अलावा आपको जो भी ये म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं उनके अगर आपको चार्ट देखना है, डिटेल में एनालिसिस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना ऐप डाउनलोड कर लेना और लिंक जो भी उसमें आपका नाम वगैरह मांगे वो भर देना। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो। मैं भी वहीं से देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिड कैप फंड्स की, मिड कैप कैटेगरी की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं मिड कैप उन कंपनियों में निवेश करते हैं ये फंड जो तेज़ी से बढ़ रही होती हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा अधिक जोखिम भी होता है। लार्ज कैप के कंपेयर में इनमें थोड़ा अधिक जोखिम होता है, लेकिन स्मॉल कैप से कम होता है, यानी ये मिड वाला होता है। इनमें जो रिस्क होता है, रिस्क और रिटर्न मिड वाला रहता है। ना बहुत ज़्यादा आपको रिस्क रहेगा, ना बहुत कम रिस्क रहेगा। बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके नहीं देंगे, लेकिन कम रिटर्न जनरेट करके भी नहीं देंगे, यानी मॉडरेट रहता है रिस्क और रिटर्न दोनों, ठीक है। तो अगर मिड कैप फंड्स की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड ने पिछले 5 वर्षों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है, ठीक है, वार्षिक रिटर्न। अगर 5 साल का देखें तो लगभग इसने 27% के आसपास अपना कैगर बना रखा है। ये जो आपको देख रहा है ना ग्राफ, ये इसी का है, एक्सिस मिड कैप फंड का ये चार्ट है। 2014 की बात करें तो अगर 20 रुपये की एनएवी मान के चले तो आज के टाइम में 100 से क्रॉस कर गई है वो एनएवी, इतना इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। दूसरे नंबर पे मिड कैप फंड्स में आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसने 18 से 20% वार्षिक रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं अगर थर्ड नंबर की बात करें तो डीएसपी मिड कैप फंड, इसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इन फंड्स का भी अगर आपको चार्ट देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक, असेट प्लस के नाम से एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कर देना और आपको ये सारे चार्ट देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें अगर स्मॉल कैप फंड्स की, तो स्मॉल कैप फंड्स में
स्मॉल कैप फंड वो फंड होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। अगर आपको रिटर्न देंगे तो बहुत ज़्यादा देंगे, अगर कंपनी या मार्केट थोड़ा डाउन गया तो ये बहुत जल्दी नीचे भी जाते हैं, लेकिन लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देते हैं। तो स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हो। देखो, स्मॉल कैप फंड इतने भी रिस्की नहीं होते हैं। किसी भी एक म्यूचुअल फंड को, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को डूबने के लिए कई सारी कंपनियों को एक साथ डूबना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक दो कंपनी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन सारी कंपनियां एट ए टाइम डूब जाएं ऐसा तो नहीं हो सकता, वरना फिर वो फंड मैनेजर किस काम का, वो म्यूचुअल फंड किस काम का। इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट शेयर में निवेश नहीं कर देंगे अगर इतना ही रिस्क रहेगा। रिस्क रहता है कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप, बट नॉट ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा मार्केट के साथ पूरा ही क्रैश कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सेक्टर क्रैश करते हैं कभी भी, म्यूचुअल फंड एकदम से क्रैश नहीं कर सकते। अगर आप सेक्टोरियल थीम में लगाओगे तो हो सकता है जब वो पार्टिकुलर सेक्टोरियल वो सेक्टर डाउन जाए तो वो आपका म्यूचुअल फंड डाउन चला जाए, लेकिन हम जो भी ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप या स्मॉल कैप हाइब्रिड फंड्स में लगा रहे हैं, ये एक साथ सारे डाउन नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 25% से अधिक इसने वार्षिक रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं जब मैंने इसका CAGR देखा था पिछले 5 साल का, तो उसने ऑलमोस्ट 42% का रिटर्न जनरेट करके दिया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अगर हम जस्ट फॉर एग्जांपल ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का पिछले पूरा डाटा मैंने दिखाया है इसमें, अगर 2014 में मैं इसकी अगर 10 रुपये के लगभग NAV मान के चलूँ तो आज के टाइम में लगभग 200 रुपये की NAV हो गई है पिछले 10 सालों में। मतलब आप ऐसे मान सकते हो 20 गुना रिटर्न जनरेट करके इसने दिया है, इतना रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है पिछले 10 सालों में, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप कितना अच्छा इसने रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। दूसरे नंबर पर इसी कैटेगरी में आता है SBI स्मॉल कैप फंड, जो निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न के अवसर देता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन सब के भी अगर आपको चार्ट देखनी तो लिंक में क्लिक करके एसेट प्लस का अकाउंट खोल के आप उसमें अपना कर सकते हो और वहीं से इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड की। सबसे अच्छी बात ये है। और हाइब्रिड फंड्स की अगर बात करें तो हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। हाइब्रिड है ना, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं और थोड़ा सा अपना पैसा डेट डेट में भी लगाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों का कंपाउंड जो बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड्स, इसीलिए ये हाइब्रिड है, इक्विटी और डेट दोनों में लगा रहा है, ठीक है। जिससे ये इसका जोखिम कम हो जाता है और एक स्टेबल रिटर्न प्रदान करता है। मान लीजिए आप केवल इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, जिसमें आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है लेकिन रिस्क ज़्यादा है, तो आप कीजिए कि आप हाइब्रिड में लगा दीजिए, आपको स्टेबल रिटर्न भी मिलता रहेगा और आपका बहुत ज़्यादा जोखिम भी नहीं रहेगा। अगर अब डेट फंड की बात करें तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने का ये चार्ट मैंने लगा रखा है पिछले 10 सालों का, जिसमें आप देख सकते हैं इसने अगर रिटर्न जनरेट करके दिया तो कुछ ऐसे करके दिया है कि अगर 100 रुपीज़ वैल्यू मान के चलें तो आज के टाइम में 500 टाइप की वैल्यू इसके पिछले 10 सालों में हो गई है। मैंने जब इसका टोटल कैगर वाला जब वो देखा या चार्ट देखा तो उसमें 7 से 8 ऑन एवरेज परसेंटेज मान के हम चल सकते हैं जो कि इसने रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है, लेकिन सेफ़ है थोड़ा, इसलिए लोग इसमें भी लगाना पसंद करते हैं। और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड तीसरे नंबर पर आता है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इन सब फंड्स के बारे में भी अगर आपको डिटेल चार्ट एनालिसिस करना हो तो आप एसेट प्लस के अकाउंट पर क्लिक करके और उसमें अपना चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करें ओनली डेट फंड्स की, तो जो निवेशक कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहते हैं उनके लिए डेट फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। देखो हाइब्रिड में तो ये हो गया कि इक्विटी प्लस के डेट दोनों को मिलाकर वाली कैटेगरी हो गई। अब ये बचा कि कोई बंदा बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि मैं स्टेबल रिटर्न मेरा रहे, बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए लेकिन मैं रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता, तो वो इन डेट फंड के साथ जा सकता है, जिसमें आपको जोखिम बहुत कम रहेगा लेकिन रिटर्न भी बहुत लिमिटेड ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न आपको इसमें नहीं मिल सकता। अगर इसी कैटेगरी में बात करें HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ने उसका चार्ट ये रहा, पिछले 10 सालों में कुछ इस तरह से परफॉर्म किया है। 2013 से लेकर अगर 2025 की बात करें तो अगर मान लो उस टाइम NAV की वैल्यू हम 10 के लगभग मान के चलें तो आज के टाइम में 32 रुपीज़ के आसपास उसकी NAV कर रही है। तो इतना उसने रिटर्न जनरेट करके आपको दिया है। इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड ने इसने दूसरे नंबर पर अपना जो भी प्रदर्शन है वो दिया है। तीसरे नंबर पर SBI मैग्नम कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी फंड, इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये वो लिस्ट थी जो डेट फंड ने अपना इस तरह से रिटर्न जनरेट करके लोगों को दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश के फ़ायदे क्या होते हैं।
तो इसमें कुछ ये मेन फ़ायदे हैं जिससे हमें म्यूचुअल फंड का फ़ायदा हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने का, कि पेशेवर प्रबंधन होता है, यानी इसमें एक फ़ंड मैनेजर बैठा हुआ होता है जो आपके दिए हुए पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करता है, ताकि एज पर स्कीम, जौन सी आपने स्कीम ले रखी है, डेट फंड, हाइब्रिड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जिस तरह का फंड आपने ले रखा है उस तरह के इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल के आपको रिटर्न जनरेट करके ठीक ठाक सा दे सके। उसके अलावा एक ही निवेश में विभिन्न क्षेत्रों में पैसा लगाकर जोखिम कम किया जाता है, कि कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में केवल पैसा जा रहा है, सैकड़ों, पचासों, 100, 20, मतलब किसी में 50-100 से कम तो होती नहीं है। तो इतनी जगह आपका पैसा लगता है, तब कहीं जाके आपको एक रिटर्न जनरेट करके मिलता है, जिससे कि मान लो कोई एक दो कंपनी डूब भी जाती है, अगर कोई ऐसा समय आता है, मान लो आपको नेगेटिव रिटर्न मिल गया या वो कंपनी डूब गई, तो एटलीस्ट बाकी सब ने जो रिटर्न दिया होगा तो उनसे आपको कहीं ना कहीं एवरेज हो जाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही आओगे। एक कंपनी के डूब से सारा पैसा नहीं डूब जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो पैसा डिवाइड किया जाता है वो परसेंटेज में डिवाइड किया जाता है, 1%, 2%, 0.5%, 0.20%। तो सारे पैसा जो अलग अलग कंपनियों में जाता है और सारी तो एक साथ नहीं डूब सकती। इस तरह से विविधता रहती है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रहता है, जिससे आपका पैसा का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। लिक्विडिटी की बात करें, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो म्यूचुअल फंड को आप आसानी से बेच सको, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी का फ़ायदा रहता है म्यूचुअल फंड में, कि जब भी आप 5,000 करोड़ से ज़्यादा ही वाला आप जिसमें AUM हो उसी में इन्वेस्ट करें, जिससे आपको लिक्विडिटी बनी रहे, जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचो तो आपको तुरंत पैसा मिल जाए। ये फ़ायदा एक हो जाता है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको पैसा मिल जाएगा। कुछ टैक्स लाइफ भी हो जाता है, अगर मान लो आप ELSS एक फंड में निवेश करते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स में भी फ़ायदा मिल जाता है। बाकी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड कैप, इनमें आपको टैक्स पे छूट नहीं मिलती है, लेकिन अगर ELS वाले म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो उसमें आपको टैक्स छूट मिलती है, हालांकि इनमें रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है। उसके अलावा छोटे निवेश की सुविधा रहती है म्यूचुअल फंड में। आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो SIP के थ्रू, ठीक है, 500 से कर सकते हो, 1000 से कर सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। आप चाहो तो लमसम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कि हर म्यूचुअल फंड में एक रिस्क फैक्टर तो होता है, उसको अच्छी तरह से जान लें तभी उसी में पैसे लगाएं। उसके अलावा अपना पहले से एक गोल निर्धारित कर लें कि मुझे इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए, इतने साल में चाहिए, उसी हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड चयन करें और उसके बाद उसमें पैसा लगाएं। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो सके उतना कम एक्सपेंस रेशियो वाले में म्यूचुअल फंड को चुनें और उसी में पैसा लगाएं, ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सके। लंबी अवधि का दृष्टिकोण लेके चलें, कम से कम मैंने आपको बताया 7 से 8 साल का आपको टारगेट लेना है कि मुझे 7 से 8 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1, 2 या 3 साल के लिए करेंगे, मार्केट डाउन आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो उससे आपका जो एक कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने वाला होगा ना, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो, भले ही कम इन्वेस्टमेंट करो, पैसा उतना ही डालो जितने की ज़रूरत ना हो। एक्स्ट्रा पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं जो कि आपको निकालने पड़ जाए, ठीक है, भले ही कम डालो लेकिन लंबे समय के लिए डालो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में टाइम बहुत मैटर करता है, बजाय आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। राशि ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप 10,000 की बजाय 8,000 इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर ज़्यादा समय के लिए कीजिए, जिससे आप कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहो। वहीं आप 10,000 की जगह 15,000 भी इन्वेस्ट करोगे ना, लेकिन कम समय के लिए करोगे, तो एक्चुअल में जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिलेगा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अक्सर आपके दिमाग में आते रहते होंगे, तो इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूंगा। कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका आपको SIP है। आप हर महीने एक SIP टाइप का इसमें बांध लीजिए, जिससे कि आपका निवेश बना रहे। हर महीने आप जो भी श्रद्धा रखें उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही है। और लॉन्ग टर्म में आपको इसको मार्केट की जो अप एंड डाउन है ना, वो भी इसमें ख़त्म हो जाता है, आपको ऑन एवरेज रिटर्न मिल जाता है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, क्या म्यूचुअल फंड सुरक्षित होते हैं या म्यूचुअल फंड सही है? तो ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पूरी तरह से सही हैं, लेकिन इतने भी सही नहीं होते, क्योंकि ये बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। मार्केट ऊपर और नीचे होता रहता है, तो अपना जो भी डिसीजन लें वो पहले पूरा अपना अच्छी तरह से रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, तो ये आपके लिए बहुत सही इन्वेस्टमेंट साबित होगा। अगर
कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न देता है इसकी बात करें तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के लिए रिटर्न मतलब कितने समय के लिए निवेश किया है और कितनी रिस्क आप ले सकते हो। तो उस हिसाब से आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड चूज कर सकते हो और उसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपके टाइम होरिजन पर डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अब एक सवाल आता है, क्या मैं 500 रुपये से निवेश करना स्टार्ट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली आप 500 क्या 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यही तो खासियत है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है? तो देखो नीचे जो मैंने लिंक दिया हुआ है असेट प्लस का, उस पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से कर सकते हो। इंटरफेस बहुत सिंपल है, तो इसलिए मैंने उसका नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। उसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा आपको सपोर्ट रहेगा। बाकी लास्ट तक आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उसके अलावा आप वीडियो को चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को लाइक करने के बाद में। हम मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।